दमोह का चक्रव्यूह, आज की बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं राजेश सक्सेना। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते राहुल लोधी ने पाला बदलने के बाद दमोह सीट पर उपचुनाव की नौबत आई है। लोधी अब बीजेपी में है और पार्टी उन्हें ही चुनाव लड़ाने वाली है। कांग्रेस ने अजय टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है। टंडन अभी तक दमोह कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे। टंडन के साथ मनु मिश्रा की भी चर्चा थी। मिश्रा उम्मीदवार तो नहीं बन पाए, लेकिन वो अब दमोह कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। राहुल लोधी बीजेपी के लगभग उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं। बस आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। अभी जयंत मलैया परिवार का क्या स्टैंड होगा, फिलहाल क्लियर नहीं है, क्योंकि मलैया ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मलैया का इस सीट पर कब्जा अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। पार्टी ने 2 वरिष्ठ मंत्रियों को इस सीट की कमान सौंपी है, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह। दोनों पार्टियों के लिए ये चुनाव काफी अहम है। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस ने ठोस रणनीति इसको लेकर बनाई है। दमोह का क्या है चक्रव्यूह, इसी पर आज की बात हम करेंगे। और लगातार दमोह का जो चक्रव्यूह है, उपचुनाव के लिए कुल 359 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोटिंग ईवीएम और वीवीपैट मशीन से करवाई जाएगी। 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। तीसरे का भी मैदान में अगर वो आता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। और जातिगत समीकरण को साधने की पूरी कोशिश दोनों की तरफ से। राहुल लोधी बीजेपी के संभावित प्रत्याशी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अजय टंडन इससे पहले जिलाध्यक्ष थे, अब पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और मनु मिश्रा को दमोह का जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। जिस तरह से चर्चा थी कि मनु मिश्रा को उम्मीदवार बना सकते हैं, टिकट की रेस में मनु मिश्रा भी आगे चल रहे थे। पूर्व मंत्री और बीजेपी वरिष्ठ नेता जयंत मलैया पर सस्पेंस अभी बरकरार है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह को बीजेपी की कमान सौंपी गई है। पहले जिस तरह से भूपेंद्र सिंह को कमान दी गई थी, उसके बाद गोपाल भार्गव। और इन दोनों मंत्रियों का मैदान में उतारना क्या कुछ संकेत देता है, क्या कुछ इसका गुणागणित है बीजेपी की तरफ से, यह भी देखना दिलचस्प होगा। 1,24,000 पुरुष मतदाता है इस सीट पर। और अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो जातिगत समीकरण के आधार पर लगभग 40,000 दलित वोट है और दूसरी तरफ लोधी वोट बैंक है वो 38,000 के आसपास है। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहूँगा, परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ में है धैर्यवर्धन शर्मा साहब, बीजेपी नेता प्रवक्ता। धैर्यवर्धन जी, स्वागत करता हूँ आपका। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट साहब। चैतन्य जी, आपका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ में है राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता नेता। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले धैर्यवर्धन शर्मा साहब के पास में आता हूं। आवाज मिल रही है धैर्यवर्धन शर्मा साहब आपको हमारी? चलिए, तो जिस तरह से जो चक्रव्यूह है दमोह का, मेरा सवाल ये है धैर्यवर्धन जी, जिस तरह से लगभग राहुल लोधी तय कैंडिडेट हैं आपके, उसका कारण यही है कि कांग्रेस को अलविदा कहा और वो आपके साथ हो लिए और तत्काल उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया, निगम मंडल के अध्यक्ष बना दिए गए और अब उम्मीदवार लगभग तय हैं। लेकिन जयंत मलैया को लेकर अभी भी सस्पेंस है। क्या पार्टी ने मना लिया है जयंत मलैया को? नहीं, जयंत मलैया जी तपस्वी नेता हैं जी, तो उस अंचल की भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान है, पहचान है। उनको लेकर के किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जाना चाहिए। अब टिकट की इच्छा तो बहुतेरे लोगों के मन में होती है, एक अनार स्वाभिमान जैसी स्थिति होती है। और फिर मलैया जी तो संचल के उस सीट के लगातार जीतने वाले व्यक्ति रहे, पूर्व मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश सरकार के, तो दावेदारी काफी अनिश्चित नहीं है। पर अन्य प्रकार के कदम लगाए जाना, उन पर किसी प्रकार की शंका कुशंका है उन पर डालना, उनके व्यक्तित्व के साथ मुझे लग रहा है यह अन्याय होगा। वो भी एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते, ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेता के नाते भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय है उसको शिरोधार्य कर बहुत ईमानदारी और नैतिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। इसमें मुझे देखिए धर्मेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर भी जिस तरह से मैंने किया है जयंत मलैया को लेकर कि जयंत मलैया एक वरिष्ठ
नेता हैं बीजेपी के, कई उन्होंने चुनाव इस सीट पर जीते हैं और अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। और जो 2018 का चुनाव था राहुल लोधी से जब हारे तो अंतर बहुत कम था, तकरीबन 600 के आसपास होगा मुझे लगता है। लेकिन जिस तरह से अगर हम दमोह सीट की बात करें, जयंत मलैया जैसे कद्दावर नेता होने के नाते बीजेपी को 2-2 मंत्री वहां पर भेजना पड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह को पहले भेजा, फिर गोपाल भार्गव को वहां पर भेजा गया। देखिए, चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है जी, और चुनाव में सभी पार्टियां अपने कद्दावर नेताओं को उस काम में लगाती हैं। अब कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं का अकाल है तो उसमें हमारी तो कोई गलती है। हमारे पास तो वहाँ प्रभाव डालने वाले दोनों बड़े मंत्री हैं, वो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, भूपेंद्र सिंह जी और गोपाल भार्गव जी। उनका अपना अंचल में पूरे सागर क्षेत्र में बेहद लोकप्रियता है, तो निश्चित तौर पे इन दोनों का उपयोग हो रहा है तो और ज्यादा अच्छी बात है और ज्यादा आसानी की बात है। और अच्छी बात है। राकेश सिंह यादव जी हमसे जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अजय टंडन आपके उम्मीदवार, आपके कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं, जिला अध्यक्ष थे अभी तक, मनु मिश्रा का भी नाम था, वो भी आगे चल रहे थे। और क्या माना जाए कि राहुल लोधी और कहीं ना कहीं जो जातिगत फैक्टर रहा 2018 में और राहुल लोधी को आपने लड़ाया, वो चुनाव जीते, क्या अजय टंडन को लेकर जो फैसला लिया गया है, क्या माना जाए कि क्या कुछ गुणा गणित उनको लेकर है, कितने कॉन्फिडेंट है इस सीट को लेकर कांग्रेस? देखिए, निश्चित तौर पर जो फैसला हुआ है अजय टंडन जी के पक्ष में, अजय टंडन जी कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं तो काफी सोच समझकर और पूरी रणनीति के तहत बनाए गए हैं। मनोज शर्मा भी वहाँ के बहुत बड़े लीडर हैं, उनका भी अपना जनाधार है और वो आज पूर्ण रूप से अजय टंडन जी के साथ हैं। कांग्रेस की अपनी एक सीधी रणनीति है कि ये सीट हमारी जीती हुई सीट थी, जिसपे धोखाधड़ी करके जो हमारा कैंडिडेट बीजेपी में गया और आज वापस वही कैंडिडेट बीजेपी से चुनाव में सामने है। सीधा ये जो चुनाव है इस बात को साबित करेगा कि मध्य प्रदेश में जो 1 वर्ष की शिवराज सरकार है, जिसका एक दिन पहले 1 वर्ष पूरा हुआ है, इनने कितने काम किए हैं, कितने दलितों के लिए काम किए हैं, कितने गरीबों के लिए काम किए हैं, कितना इन्होंने समाज के जो कुचले हुए वर्ग को उत्थान के लिए कार्य किए हैं। और क्या जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, उनने 1.5 साल कांग्रेस का विधायक है, कितना काम किया कांग्रेस की सरकार में। अब साल भर में जब से वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में बैठे हैं, साल भर से उन्होंने दमोह में क्या काम किया, क्योंकि ये एक विधानसभा का सिर्फ एक विधानसभा पे केंद्रित चुनाव है, जिसको एक तरफ शासन प्रशासन चुनाव लड़ेगा और दूसरी तरफ कांग्रेस अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। सीधा टारगेट हमारा राहुल लोधी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो जीत हासिल की थी वो कांग्रेस के वोटों पे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे जीत हासिल की थी, उसको वो दमोह की जनता को लेकिन राकेश जी, आप बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, तो काम का हिसाब किताब तो फिर 15 महीनों का भी होगा। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा, निश्चित होगा। 15 महीने में अगर कांग्रेस ने कोई काम किए हैं तो उसी का नतीजा वोटों के स्वरूप, जीत के स्वरूप दमोह में मिलेगा। दूसरी बात आप जयंत मलैया जी की कर रहे थे, निश्चित तौर पर एक वरिष्ठ नेता है, वो जिस तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया है, एक तरफ फटका है, दूध से मक्खी जैसा निकाल के फेंका है, उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव बोलिए या प्रभाव बोलिए, निश्चित इस चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई रहेगी जयंत मलैया जी के, कि उनका अस्तित्व दमोह में है या नहीं, ये उनको साबित करना है। वो किस तरह साबित करते हैं, इस पे नजर कांग्रेस की भी। चलिए चेतन भट्ट साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चेतन जी, मुझे लगता है काफी बेहतर तरीके से दमोह को जानते हैं और दमोह की जो तासीर है और दमोह के जो कुछ समीकरण हैं और जिन बातों का जिक्र या धैर्यवर्धन शर्मा साहब कर रहे हो या राकेश जी कर रहे हैं, क्या कहेंगे चेतन भट्ट साहब, क्या कुछ इस चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं? हालांकि अभी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मान लिया जाए कि नहीं राहुल लोधी का पलड़ा भारी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी जमावट जो है पूरी धारदार कर रही है। कैसे देखते हैं इस चुनाव को चेतन भट्ट साहब आप? देखिए राजेश जी, दमोह का उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक व्यक्ति जो पहले कांग्रेस से जीत के आया था वो भाजपा में शामिल हो गया। उसके पीछे तर्क राहुल लोधी जी का ये है कि मैंने दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलने की कई बार कोशिश के लिए कहा अमरनाथ जी से, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
और उसके बाद जब मैं कांग्रेस में आ गया तो बीजेपी में आ गया, तो सबसे पहले घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां पे मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर। राहुल लोधी क्योंकि लोधी समाज से आते हैं और लोधी समाज का वहां पे वोट बैंक है, लेकिन जो अभी यादव जी कह रहे थे कि वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की जीत के आए थे, तो ये बात सही है कि वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की जीत के आए थे। और जबकि उनके सामने जयंत वलैया सरी का बहुत वरिष्ठ नेता जो बहुत लंबे अरसे तक वहां का रिप्रेजेंटेशन करते रहे, वो खड़े हुए। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आप बाहर से आए हुए आयातित लोगों को ही सारे पद दे देंगे, सारे चुनाव में खड़े कर देंगे, तो बीजेपी के लोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं इसको के अंदर खाने में बहुत नाराजगी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। भले ही पार्टी इस बात का इनकार करे, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात लोगों को खल रही है। जैसे अभी भी देखिए आपके कल जो शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की लंच में मुलाकात हुई, उसमें यह बात सामने आई कि जो उनके हारे हुए कैंडिडेट हैं, जैसे इमरती देवी हैं, गिरिराज दंडोतिया हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। तो जो जीते विधायक वो क्या करेंगे? सवाल इस बात को लेकर बीजेपी के भीतर काफी मंथन चल रहा है, लोगों में असंतोष है। वो बात अलग है कि क्योंकि अनुशासित पार्टी है इसलिए उतना मुखर नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी बहुत से नेता बहुत ज्यादा। लेकिन चेतन भट्ट साहब, ये भी एक बिल्कुल दमोह को लेकर बात है कि अगर हम जयंत मलैया की बात करें, जो उनका कद है, जो उनका एक आधार वहां पर है, और मलैया ये मानते हैं बहुत कम अंतर से वो हारे थे। दूसरी तरफ जिस तरह से रामकृष्ण कुशमरिया का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, और वो अभी भी मानते रहे कि नहीं, उनका जो जनाधार है वो दमोह में बेहतर है। नहीं, देखिए जयंत मलैया जी का जनाधार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन देखिए सवाल इस बात का भी उठता है कि आप किसी व्यक्ति को कितनी बार टिकट दो। दूसरे नेता भी उनको भी तो आप मौका देंगे। जैसे आप देखिए बाबूलाल गौर 40-45 साल तक विधायक रहे, तो उनकी जो पीढ़ी है वो तो खत्म हो गई। तो इसमें भी पार्टी को ध्यान देना चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार हम व्यक्ति को टिकट दें, ताकि दूसरी पीढ़ी सामने आ सके। अगर एक ही व्यक्ति को आप दांव पे लगाते रहेंगे तो ठीक है, उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा इस बात को भी लेके बढ़ जाती है कि अगर अब मैं नहीं हूं तो मेरा बेटा है। सिद्धार्थ के लिए भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन चूंकि ये तय हो गया था कि जो राहुल लोधी को ही चुनाव लड़ाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, तो उन्होंने उसको कैंडिडेट बना दिया। अब कांग्रेस की जहां तक बात है तो अजय टंडन पहले एक चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि चूंकि मलैया जी के और राहुल लोधी के वोटों में काफी 768 के आसपास कुछ वोटों का अंतर था, मतलब कांग्रेस टक्कर देने की स्थिति में है। और अजय टंडन का भी परिवार बहुत लंबे समय से दमोह में राजनीति कर रहा है, उनका भी अपना एक प्रभाव है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा एक फायदा बीजेपी को इसलिए हो सकता है क्योंकि उपचुनाव में हमें अमूमन जो होता है वो सत्ता पक्ष को फायदा होता है, क्योंकि वहाँ की मतदाता ये सोचते हैं कि अगर हम विपक्षी को जिता देंगे तो हो सकता है कि हमारे इलाके का विकास ना हो। इसलिए चलिए भट्ट साहब, आता हूँ, दोबारा आता हूँ, धैर्यवर्धन शर्मा जी के पास में आ जाता हूँ। धैर्यवर्धन जी, जिस तरह से राकेश सिंह कह रहे हैं कि क्या मुद्दों की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, हालांकि उसी कामों को लेकर राहुल जिस तरह से लोधी कहते रहे हैं, और क्या माना जाए कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो इस क्षेत्र को लेकर, क्योंकि बुंदेलखंड का एक पिछड़ा जिला माना जाता है दमोह, और जयंत मलैया जैसे वहां पर मंत्री हुए, नेता हुए, लेकिन जिस तरह का विकास वहां पर होना चाहिए नहीं हुआ। और चूंकि बीजेपी भी 15 सालों तक सत्ता में रही, तो क्या विकास का एजेंडा होगा इस चुनाव में? धैर्यवर्धन शर्मा साहब, आवाज मिल रही है हमारी? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। जी जी। केन बेतवा नदी का संगम हुआ है जी। नदी जोड़ो परियोजना ने एक मैसेज दिया है कि हम लोगों को भी जोड़ने में भरोसा रखते हैं, और क्षेत्र के विकास के लिए नए तमाम सारे नवाचार करने के लिए भी हम किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेंगे। उमंग और उत्साह के साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके, लोगों की आजीविका में वृद्धि हो, कृषि में आमदनी बढ़े, वो सारे जतन हम करेंगे। तो बुंदेलखंड का दमोह महत्वपूर्ण स्थान है। बुंदेलखंड हमारे लिए हमेशा से प्रायोरिटी रहा है, ये सब लोग जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे को लेकर के चुनाव में जाएगी, और निश्चित तौर पर वहाँ की जनता यह जानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हार जीत तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए छोटे छोटे कमेंट्स लूंगा क्योंकि वक्त की कमी है। राकेश जी,
जिस तरह से अगर बात की राकेश जी के पास में, जी 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 बिल्कुल राकेश जी के पास में आता हूं। राकेश जी, अगर बात की जाए, राहुल लोधी आपकी पार्टी के थे और अजय टंडन जिस तरह से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, और यह भी माना जाता है कि राहुल लोधी और अजय टंडन की जो दोस्ती है वो काफी प्रगाढ़ रही है। और राहुल लोधी जब चुनाव लड़ रहे थे 2018 में, तो अजय टंडन ने पूरी ताकत के साथ उनका साथ दिया था। ये दोस्ती कहीं ना कहीं कैसे इस चुनाव में, चूंकि हम अलग अलग पार्टी को लेकर है, तो क्या लगता है ये रिश्ते किसको फायदे देंगे? देखिए, राजनीति में दोस्ती, व्यवहार और एक मत्ता या विभिन्न मत्ता निश्चित तौर पर रहती है। संबंध भी एक दूसरे से रहते हैं। मनभेद नहीं होता है, मतभेद होता है। तो मतभेद वाली जो बात है वो तो आज भी अजय टंडन जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राहुल लोधी जी वहां से भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, वहां के संस्कार ग्रहण कर चुके हैं। निश्चित तौर पर मुकाबला जो विचारधारा है उसका है, दोस्ती का नहीं है, संबंधों का नहीं है। जब हम राजनीति को लेकर चलते हैं, विचारों को लेकर चलते हैं, किसी विचारधारा को लेकर चलते हैं, तो जीतने के लिए चलते हैं, उस विचारधारा को लागू करने के लिए चलते हैं। उसमें कहीं भी किसी के संबंध, दोस्ती या दुश्मनी आड़े नहीं आती है। राजनीतिक लोगों में कभी भी दोस्ती या दुश्मनी स्थायी नहीं होती है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये चुनाव सीधे सीधे राहुल लोधी जी ने जो कारनामा करा कांग्रेस के साथ, मतदाताओं के साथ, उसको टारगेट करके लड़ा जाएगा। अगर ये बोलते हैं कि सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, तो दमोह की जनता बहुत समझदार है, वो जानती और समझती है कि राहुल लोधी जी कितने साल से दमोह का विकास कर रहे थे, कितना उनका आईक्यू है, कितनी उनकी सोच है और किस तरह का वो विजन रखते हैं दमोह के लिए। कि सिर्फ अगर मेडिकल कॉलेज के लिए इस्तीफा देने की अगर बात है तो शायद ये तो हास्यास्पद स्थिति है, ये जनता वहां की भी समझ। चलिए, जनता जानती है। और चेतन भट्ट साहब के पास में आऊंगा, वक्त कम है चूंकि। चेतन भट्ट साहब क्या कहेंगे? विकास की बहुत बात होती रही है, जो समीकरण है, चाहे जातिगत समीकरण हो या फिर जिस तरह से हालात बने उसकी बात करें, लेकिन बुंदेलखंड का एक अहम जिला दमोह, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं विकास के लिए वहां पर विकास की दरकार वहां पर है। हर चुनाव में वादे दावे बहुत होते हैं। हम जयंत मलैया की जब बात करते हैं तो ये भी बात होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आखिर दमोह को क्या मिला। क्या लगता है कि इतने सालों में विकास नहीं हुआ, और जिसको लेकर एक मेडिकल कॉलेज को लेकर राहुल लोधी ने विधायक की छोड़ दी, कांग्रेस बीजेपी का दामन थाम लिया? ये देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि दमोह बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। जबकि वो जी चेतन भट्ट साहब, आवाज मिल रही है? जी 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 बोलिए बोलिए। तो उसमें भी वो रहे वित्त मंत्री जैसे लगे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका विकास नहीं हुआ है। बुंदेलखंड में सागर भी देख लिया आप, कमिश्नर ही, लेकिन उसकी भी स्थिति वैसे ही है। तो विकास का मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मायने रखता है, और जनता को भी लगता है कि सब फायदे होते हैं चुनाव के दौरान, इसमें होता जाता कुछ नहीं है। कांग्रेस अपनी टिकाऊ या टिकाऊ का मुद्दा लेके चलेगी कि आपको बिकाऊ चाहिए। अब ये जनता निर्णय करेगी कि उसको राहुल मोदी ही पसंद है या फिर अजय टंडन पसंद है। इसमें कुछ जातिगत समीकरण होते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मध्य प्रदेश में कोई जाति के आधार पर वोटिंग होती होगी। ये बिहार होता है, लेकिन जब तो चलिए, फिर दमोह की जनता राहुल लोधी को पसंद करती है कि अजय टंडन को 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, 2 मई को नतीजे आएंगे। तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। तो दमोह का जो चक्रव्यूह है लगातार घूम रहा है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से ये घूम रहा है, और ये घूमता जाएगा 17 अप्रैल तक। और 17 अप्रैल को दमोह की जनता तय करेगी कि आखिर कौन, बीजेपी की कांग्रेस, या इसके अलावा कोई अन्य भी हो सकता है। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।